गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और अभी तक हम लोगों ने जो है सविनय आंदोलन पर चर्चा की। मैंने वीडियो भी डाला, आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद से हम लोगों ने जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन पे भी बात कर ली। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग फिर से जो है बैक होंगे। और बैक होंगे तो हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले अगर देखा जाए ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। और यहाँ तक आया जाए इससे पहले कुछ चीज़ों को फिर आज हम लोग समराइज करके देख लें, समझ लें। और हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो है जो 1919 का अधिनियम था, कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि आने वाले 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। और हमने देखा कि 1919 से लेकर 10 वर्ष कब होते? 1929 में। लेकिन इंग्लैंड में आम चुनाव होने के कारण समय से पहले ही सन 1927 में क्या की जाती है? साइमन कमीशन, इसकी साइमन कमीशन की घोषणा की जाती है। साइमन कमीशन और साइमन कमीशन 1927। जब साइमन कमीशन की घोषणा की जाती है तो इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाता। और भारत में साइमन कमीशन के विरोध का कारण भी क्या था कि इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया। भारतीयों का कहना था कि भाई जिस देश की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करना है उस देश के लोगों को उस कमीशन में शामिल करना चाहिए। और क्या होता है कि 3 फरवरी 1928 तथा दूसरी बार 1929 में साइमन कमीशन क्या करता है? भारत आता है। और जगह जगह उसे विरोध का क्या करना पड़ता है? जगह जगह भारत में विरोध का सामना करना पड़ता है। और जब भारतीय विरोध करते हैं तो इसी दौरान जो भारत के तत्कालीन भारत सचिव जो है कौन? लॉर्ड बिकनहेड, वो भारतीयों से कहते हैं कि यदि आप इतने ही योग्य हो तो अपने संविधान का क्या बना के दिखाओ? प्रारूप बनाकर दिखाओ, जिससे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां क्या सहमत हो। और लॉर्ड बिकनहेड की इस चुनौती को स्वीकार कर एक सर्वदलीय सम्मेलन दिल्ली में बुलाया जाता है। उसके बाद से जो है बंबई में, और उसी बंबई सर्वदलीय सम्मेलन में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है? मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जाती है। और इस कमेटी द्वारा जो है जो रिपोर्ट दी जाती है अगस्त 1928, उस रिपोर्ट को ही हम किस नाम से जानते हैं? नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा था 2 बातें की गई थी। पहली बात, डोमिनियन स्टेट और डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। और जो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन है उसके ऊपर भी इसमें स्टेटमेंट दिया गया था। और नेहरू रिपोर्ट से मुस्लिम लीग, सिख इत्यादि क्या हो जाते हैं? नाखुश हो जाते हैं। स्वयं कांग्रेस के अंदर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी क्या हो जाते हैं? नाखुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या पूर्ण स्वराज की बात कीजिए। क्या कीजिए? पूर्ण स्वराज की बात कीजिए। और हमने देखा कि 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन कहाँ होता है? लाहौर में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहां पर क्या होता है? पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता। और यहीं पर जो है कांग्रेस द्वारा जो है गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक जन आंदोलन प्रारंभ करने की क्या दी जाती है? अनुमति। लेकिन गांधी सीधे आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहते। वो सबसे पहले सरकार से क्या करना चाहते हैं? वार्ता करना चाहते हैं। और होता क्या है कि गांधी जो है हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से अपनी 11 सूत्री मांगे सरकार के समक्ष रखते हैं। आगे चलकर पुनः जो है व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, किसे? लॉर्ड इरविन को। लेकिन सरकार उनकी मांग पर जब ध्यान
नहीं देती है तो गांधी द्वारा जो है दांडी मार्च के माध्यम से, यानी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को क्या करते हैं, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और उसी दिन जिस दिन नमक कानून का उल्लंघन करते हैं उसी दिन भारत में क्या प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैंने ये भी बताया था कि गांधी ने नमक सत्याग्रह के माध्यम से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों प्रारंभ किया था, और मैंने आप लोग को बताया था कि 11 सूत्री मांग में से नमक भी एक प्रमुख मांग थी। और ये छोटी सी दिखने वाली मांग जो है, नमक जो छोटा सा दिखने वाला मुद्दा जो था, ये क्या करता था, गांधी के जन आंदोलन को एक व्यापक जन आधार प्रदान कर सकता था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हमने इस जन आधार को आंदोलन में पढ़ा भी और देखा भी। तो जब इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी चलाते रहते हैं, इसी बीच जो है 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लगभग जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है मई 1930 में क्या होती है, प्रकाशित हो जाती है। और रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद क्या होता है, इस रिपोर्ट पर परिचर्चा हेतु पहला गोलमेज सम्मेलन, कौन सा, पहला गोलमेज सम्मेलन हम लोगों ने देखा था, चर्चा कर लिया था। लेकिन पहले गोलमेज सम्मेलन में कौन, गांधी व कांग्रेस भाग नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि गांधी इस समय भारत में क्या चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और पहला गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, बिना किसी निष्कर्ष के असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल। जब असफल हो जाता है तो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड, उनको लगता है कि आगामी जो सम्मेलन होगा अगर उसमें कांग्रेस क्या करती है, भाग लेती है, क्या करती है, भाग लेती है, तो हो सकता है कि सम्मेलन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर क्या विस्तृत परिचर्चा होने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच सके। और रैमजे मैकडोनाल्ड कहता है कि आप इरविन से, कि आप गांधी से क्या करें, वार्ता करें। और क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि आखिरकार जो है तेज बहादुर शत्रु और किसके माध्यम से, जयकर जी के सहयोग से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। ये समझौता कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। मैंने आप लोग को बताया था कि समझौते को क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। मैंने बताया था कि समझौते को क्या कहते हैं, शांति समझौता। शांति क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा और भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जब भारत आएंगे तो फिर से क्या कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दो। तो क्या ये समझौता स्थायी रहा, नहीं। तो गांधी इरविन पैक्ट पे मैंने बताया था कि इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, इसको शांति समझौते के नाम से भी जानते हैं, और इसको जो है अस्थायी समझौते के नाम से भी जानते हैं। मैंने अपनी वीडियो में डाल भी रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं किन किन बातों पे। हालांकि हल्का सा मैं बताते हुए निकलूंगा क्योंकि टॉपिक पे हम लोगों को आना है। तो देखा था हम लोगों ने कि गांधी इरविन के बीच जो पैक्ट होता है, गांधी क्या कहते हैं, गांधी कहते हैं कि भैया हम सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे, भाग लेंगे। और आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा जो क्रूरतापूर्वक कार्रवाइयां की गई हैं उनकी जांच की मांग गांधी द्वारा नहीं की जाएगी। उधर से इरविन क्या कहते हैं, इरविन कहते हैं कि ऐसे कैदी जो हिंसात्मक घटना में शामिल नहीं है उन्हें सरकार क्या कर देगी, रिहा कर देगी। भारतीयों को नमक बनाने का क्या दे दिया जाएगा, अधिकार दे दिया जाएगा, है कि नहीं। आंदोलन के दौरान जितने भी लोग सरकारी सेवा को छोड़ दिए हैं उन्हें पुनः जो है सरकारी सेवा में ले लिया जाएगा। कानून के दायरे में रहकर भारतीय क्या कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी। और भारतीय जो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार इत्यादि नहीं है। और गांधी इरविन पैक्ट के तहत जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है, स्थगित। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ समझना हमको यहीं पर है, ये जो समझौता हुआ गांधी इरविन के बीच, कौन सा समझौता, 5 मार्च 1931। ये जो गांधी इरविन पैक्ट है 5 मार्च 1931, ये पैक्ट तो दोनों के बीच में हुआ, लेकिन क्या कांग्रेस द्वारा गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दी गई थी, यानी अभी कांग्रेस द्वारा इस पैक्ट को मान्यता नहीं दी गई।
और गांधी किसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रतिनिधि के। किसके? कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हमने देखा, हमने कांग्रेस का सम्मेलन भी पढ़ा है, उसको भी मैं जब ऑनलाइन पे अभी पढ़ा रहा हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी अपलोड करूंगा। तो अमूमन कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन कब होता है? दिसंबर के महीने। कब होता है? दिसंबर के महीने। लेकिन गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाने के लिए और साथ ही साथ गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने हेतु सहमति प्रदान करने के लिए कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन समय से पहले ही, समय से पहले का मतलब 29 मार्च 1931 को कहां बुलाया जाता है? कराची। कहां बुलाया जाता है? कराची। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बेटा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पे पहुंचने से पहले हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि समय से पहले ही मार्च 1931 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। उसके बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो उसके बुलाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि जो गांधी इरविन समझौता दोनों लोगों के बीच में हुआ है, उस समझौते को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा क्या की जाए? मान्यता प्रदान कर जाए। जो कि कांग्रेस के मंच से गांधी ने क्या किया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया है। उनका किस संगठन के माध्यम से? कांग्रेस के माध्यम से। तो अगर आपसे पूछ ले कि कराची अधिवेशन का उद्देश्य क्या था, तो आपको पहली चीज ध्यान में रखना है, गांधी इरविन पैक्ट को क्या कराना? मान्यता दिलाना। और साथ ही साथ गांधी को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु क्या करना? सहमति प्रदान करना। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम लोग देखेंगे, जब ये सम्मेलन होता है कराची में, जब ये अधिवेशन कराची में होता है, इससे कुछ दिन पूर्व यानी 6 दिन पहले, कितने दिन पहले? 6 दिन पहले, यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व इनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में क्या कर दी जाती है? फांसी की सजा। कहां पर? लाहौर सेंट्रल जेल। यानी कि 29 मार्च 31 को कराची में अधिवेशन हो रहा है, ऐसे कुछ दिन पहले ही जो है भगत सिंह, सुखदेव, उनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा। मैं क्रांतिकारी आंदोलन जब आप लोग को पढ़ाऊंगा तो वहां क्रांतिकारी शीर्षक से सारी चीजें बताऊंगा। तो इस फांसी की सजा के कारण तत्कालीन समय में युवाओं के अंदर गांधी के प्रति क्या था? आक्रोश। युवाओं का गांधी के ऊपर यह आरोप था कि गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट में, इसमें गांधी ने गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने की बात नहीं। हो सकता है कि भगत सिंह का भी उद्देश्य क्या था? देश को आजाद कराना। गांधी जी भी जो आंदोलन चला रहे हैं, अहिंसात्मक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो चला रहे हैं, इसका भी उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता। लेकिन दोनों की विचारधारा क्या है? अलग है। भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, हिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से भारत को क्या? आजाद कराना चाहते हैं, जबकि गांधी अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से। तो जब कराची अधिवेशन में गांधी जो है भाग लेने के लिए निकलते हैं, तो जगह जगह जो है उनको क्या करना पड़ता है? विरोध का सामना करना पड़ता है। और जब गांधी मंच पर चढ़ते हैं अधिवेशन में, तो युवाओं द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? काला झंडा दिखाया। तब अपनी विचारधारा पर अपना बचाव करते हुए गांधी यही कहते हैं कि गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं। क्योंकि गांधी क्या है? एक व्यक्ति है, और गांधीवाद क्या है? विचारधारा है। तो आपको बेटा यहाँ 2 चीजें ध्यान में रखनी होगी। आपसे पुटअप कर जाए, क्वेश्चन पूछ ले जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन
अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं, कराची अधिवेशन में। दूसरा प्रश्न भी पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी को युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा, तो किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी पूछ सकता है कि मूल उद्देश्य क्या था कराची अधिवेशन का, तो कराची अधिवेशन का मूल उद्देश्य जो है बेटा वो क्या है, गांधी इरविन समझौते को मान्यता प्रदान करना, साथ ही साथ क्या करना, गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भेजने हेतु सहमति प्रदान करना। अगर यहाँ पर हमने चर्चा की है तो कराची अधिवेशन में कुछ अन्य चीजों पे भी हम बात कर लें। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा जो है अपने आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूछ लिया जाए कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार जो है आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, किसमें, कराची। आर्थिक कार्यक्रम का यहाँ तात्पर्य है बेटा कि आगामी जो भी अब प्रांतों में चुनाव होंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस किस प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम क्या करेगी, संचालित करेगी, क्या करेगी, संचालित करेगी। दूसरा जो है इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित, इससे मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार वो किया गया, किसमें, कराची अधिवेशन। और तीसरी जो बड़ी बात, यहाँ भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गलत पढ़ा रहे हैं क्या, 1929 में ही जो है पूर्ण स्वराज, आपकी बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, 1929 में भी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, 1931 में भी पारित किया गया। लेकिन मूल अंतर क्या है आप समझ लो, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं, वहां पे जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया वो इससे संबंधित केवल और केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित, इससे संबंधित था, राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित था। जबकि जो 1931 में कराची में जो पूर्ण स्वतंत्रता का, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित है, ये उससे किस मायने में भिन्न है, इस पूर्ण स्वराज में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो है ही है, इसके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी इस पूर्ण स्वराज में शामिल है। कई बार इंटरव्यू वगैरह में आप पीसीएस वगैरह का देते हो या बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भाई 1929 में भी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 1931 में कराची अधिवेशन में, तो दोनों में अंतर क्या है पूर्ण स्वराज, तो आपको वहां मालूम होना चाहिए 1929 का पूर्ण स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि कराची अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज का संबंध क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से। ठीक है, इसके बाद से इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद जो है गांधी क्या करते हैं, 12 सितंबर 1931 को एस राजपुताना नामक जहाज से, एस राजपुताना नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने हेतु लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में पहुंचे। यानी कहने का मतलब 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक जो है क्या है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय है। इसी पीरियड में सम्मेलन क्या हुआ, आयोजित हुआ और गांधी जो है 12 सितंबर 1931 को जो है एस राजपुताना नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी और 2 चीजें क्या ध्यान में रखनी होगी, मैं थोड़ा सा तुलना करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसमें बेटा आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट आरटीसी का मतलब है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा जो है सेकंड आरटीसी, आरटीसी का मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गोलमेज, पहला गोलमेज सम्मेलन और दूसरा गोलमेज। अगर हम देखें तो तुलना किस मायने में कर सकते हैं,
क्या पहले में कांग्रेस ने भाग लिया था? कांग्रेस ने भाग लिया था? नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस इस समय भारत में क्या चला रही है? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। दूसरा, सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने पहले ही बताया था। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? पहले ही बताया था। यानी सम्मेलन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा? इंग्लैंड के तत्कालीन सम्राट, ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा उद्घाटन किया जाता है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडोनाल्ड, और ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो है तत्कालीन समय में लेबर पार्टी की ओर से क्या थे? लेबर पार्टी की ओर से क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और हमने देखा था कि इस सम्मेलन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था? 89। और 89 में से मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि कौन कौन थे। एक तो ब्रिटिश शासित प्रांत, जिनमें से 57 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा मैंने बताया था कि देशी रियासतें, जिनका वैदेशिक और क्या है विदेश और रक्षा का मुद्दा कौन देखती थी? ब्रिटिश सरकार, और वो अपने आंतरिक प्रशासन में क्या थे? स्वतंत्र थे, यानी सीधे जो अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं था। उनके तरफ से कितने लोगों ने? 16 लोगों ने। और इस सम्मेलन में ब्रिटिश प्रवक्ता के रूप में कितने? 16 लोग, यानी कुल मिला के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी, है ना। लेकिन सांप्रदायिक रुझान के कारण ये सम्मेलन क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। अगर हम तुलना करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी कौन करेगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। लेकिन बेटा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, क्या रखना होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री तो यही है, रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन सम्मेलन से कुछ दिन पूर्व ही लेबर पार्टी क्या अपना बहुमत खो देती है। फिर मैकडोनाल्ड को क्या करना पड़ता है? रैमजे मैकडोनाल्ड को गठबंधन की सरकार फिर से बनानी पड़ती है। इसलिए पूछ ले कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री वहां पे है? तो इस समय सरकार, प्रधानमंत्री तो यही है, लेकिन किसकी ओर से? राष्ट्रीय गठबंधन सरकार के ओर से क्या है? प्रधानमंत्री। तो एक चेंजिंग तो हमको यहाँ दिख जा रही है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। दूसरा देखेंगे, यहाँ पर कांग्रेस ने भाग लिया नहीं, यहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है? भाग ले रही है। और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन है? गांधी। कौन है भाई? गांधी। गांधी जी के अतिरिक्त अगर हम देखें तो और भी लोगों ने भाग लिया। सरोजिनी नायडू जी ने भाग लिया था, एनी बेसेंट भारती महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बी.आर. अम्बेडकर जी पहले में भी थे, दूसरे में भी थे, अभी मैं तीसरा पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा, क्योंकि उस समय दलितों के मसीहा कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना। और मैंने आपको यह भी बताया था कि साइमन कमीशन का सबने विरोध किया, लेकिन साइमन कमीशन का केवल और केवल तत्कालीन समय में एक व्यक्ति ने समर्थन किया था, बी.आर. अम्बेडकर जी। कई बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते सर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्यों किया? क्यों भाई साइमन कमीशन किस लिए आ रहा है? भारत की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए आ रहा है, ताकि आगामी अवसर पर भारत के लिए किस प्रकार का अधिनियम और कानून बनाया जाए। वो अधिनियम और कानून भारतीयों के लिए ही बनेगा, उन्हीं के कल्याण के लिए बनेगा, या उन्हीं के शोषण के लिए बनेगा, जो भी होना है। तो बी.आर. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन से कहा कि अगर भारत में अनादिकाल से किसी का शोषण हुआ है तो किसका हुआ है? दलितों का हुआ है। किसका हुआ है? दलितों का हुआ है। दलित का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है बेटा। दलित अगर आप, इसलिए कहा जाता है कभी कभी सोशियोलॉजी बच्चों को पढ़ना चाहिए। समाज में जो भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से क्या है? दबा कुचला है, वो क्या है? दलित। तो बी.आर. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन से कहा कि भाई अगर भारत में किसी का शोषण हुआ है आज तक, तो दलितों का हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? शेड्यूल कास्ट के नाम से जानते हैं, है ना। चाहे हिंदुओं का शासन रहा हो, चाहे मुस्लिमों का शासन रहा हो, और आज 150 साल से आप लोगों का भी शासन है, तो सबसे ज्यादा शोषण किसका हो रहा है? दलितों का हो रहा है। किसका हो रहा है? दलितों का। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित प्रतिनिधि के रूप में कौन जाते हैं? बी.आर. अम्बेडकर जी।
घनश्याम दास बिरला तत्कालीन समय में पूंजीपति वर्गों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार से जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है किसके, मुस्लिम लीग की ओर से। यानी कहने का मेरा मतलब कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने 89, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहाँ पर वायसराय की स्थिति भी चेंज होगी। प्रथम में कौन है भारत में वायसराय, इरविन, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत में इरविन की जगह किसे बना, जैसी सरकार दल गिरी तो इरविन को बुलाकर यहाँ पर 2 लोगों को चेंज किया गया। एक तो वेलिंगटन को, लॉर्ड वेलिंगटन को क्या बनाया गया भारत में वायसराय, और सैमुअल होर, इसे सैमुअल होर को क्या बनाया गया भारत में, भारत सचिव के पद पर। तो ये हमें अंतर देखने को मिला। और जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन चलता है तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है B.R. अम्बेडकर जी जो है दलितों के कल्याण के लिए पुरजोर क्या करते हैं, अपनी मांग रखते हैं। लेकिन गांधी और दलितों की बात को लेकर जो है गांधी और B.R. अम्बेडकर में क्या हो जाता है, मतभेद। क्या हो जाता है, मतभेद। मतभेद का मतलब है कि गांधी जो है दलितों को, गांधी भी अपनी जगह सही थे, B.R. अम्बेडकर भी अपनी जगह सही थे। B.R. अम्बेडकर की इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि भारत में किसी का शोषण हुआ तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, दलितों का। और वो राजनीतिक सुधारों के माध्यम से दलितों का क्या करना चाहते थे, भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे। और गांधी का कहना था कि दलित जो है हिंदुओं का अंग है, ऐसी कोई मांग ना करें ये जिसके कारण जो है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, जो ब्रिटिश सरकार की प्रारंभ से नीति रही है, कौन सी, फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाए, इसको क्या करे, बढ़ावा दे। और इन्हीं गतिरोधों को लेकर आखिरकार 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी निष्कर्ष के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि गांधी जो है दिसंबर 28, 29 दिसंबर 31 तक भारत क्या होते हैं, पुनः आ जाते हैं। और फिर से जो है जनवरी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते। लेकिन इसी बीच गांधी को गिरफ्तार करके कहां डाल दिया जाता है, पूना के यरवदा जेल में। कहां पर, और लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा जो है फिर से जो है क्रूरतापूर्वक कार्रवाइयों के माध्यम से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसी बीच हम क्या देखते हैं आगे चलकर कि 16 अगस्त, कब, 16 अगस्त, यानी कि गांधी और B.R. अम्बेडकर के मतभेद, जो दलित के कल्याण को लेकर मतभेदों का लाभ उठाते हुए 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा ये घोषणा की जाती है। क्या की जाती है, ये घोषणा की जाती है कि जिस तरीके से 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया, जिस तरीके से 1919 के अधिनियम के माध्यम से सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया, उसी तरीके से भारत की जो दलित जातियां हैं उनको अल्पसंख्यक मानते हुए सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाता है। और रैमजे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा को क्या कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड। क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। इसी को क्या कहते हैं, मैकडोनाल्ड घोषणा। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछ ले, सबसे पहले तो डेट ही पूछना चाहता है एग्जामिनर कि भैया कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड में किसकी बात की गई है, तो इस घोषणा के माध्यम से दलितों को भी सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रदान करने की बात की गई। अब इस घोषणा से रैमजे मैकडोनाल्ड का उद्देश्य
दलितों का कल्याण करना नहीं था, बल्कि वो तो एक तरफ से दलितों को कुछ घोषणा के माध्यम से सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रदान करके वो क्या करना चाहता था कि दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए, राष्ट्रीयता की भावना को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तो 16 अगस्त 1932 की जो रैमजे मैकडोनाल्ड की दलितों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने संबंधी घोषणा है, इसी घोषणा को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड या मैकडोनाल्ड घोषणा, क्या मैकडोनाल्ड घोषणा, जिसका उद्देश्य क्या था, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे ये घोषणा होती है तो गांधी कहाँ पर है, गांधी कहाँ है, यरवदा जेल में, और वहीं पर गांधी जी जो है क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। बाद में मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और राजेंद्र प्रसाद इत्यादि राष्ट्रवादी नेताओं के सहयोग से 26 सितंबर 1932 को, कब, 26 सितंबर 1932 को गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पृथक निर्वाचन जो अंग्रेजों द्वारा घोषणा की गई है को लेकर क्या होता है, समझौता होता है कि ये पृथक निर्वाचन स्वीकार नहीं करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पूना पैक्ट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है बेटा, इसकी डेट जो है 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया, किस जहाज से गए थे, SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 31 प्रतिनिधियों ने। जब ये सम्मेलन हुआ तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लेकिन तत्कालीन समय में अब ये प्रधानमंत्री किस ओर से हैं, राष्ट्रीय गठबंधन सरकार, क्योंकि इससे पहले तो लेबर पार्टी के माध्यम से जो सत्ता में, तो लेबर पार्टी की सरकार क्या हो जाती है, बहुमत खो देती है। दूसरी चीज, इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 31। इस सम्मेलन, जब ये सम्मेलन हुआ तो इसमें भारत में वायसराय कौन बन चुका है, लॉर्ड वेलिंगटन। महाराष्ट्र सचिव कौन हो चुके हैं, सैमुअल होर्थ, कौन हो चुके हैं, सैमुअल होर्थ। और ये सम्मेलन भी दलितों के मुद्दे को लेकर भीमराव अंबेडकर जी और किसे, गांधी के बीच में क्या है, मतभेद, और उस मतभेद के कारण बिना किसी निष्कर्ष के 1 दिसंबर 1931 को क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद गांधी पुनः कहाँ आते हैं, भारत आते हैं, और फिर से जो है स्थगित सविनय अवज्ञा आंदोलन को जनवरी 1932 में क्या करते हैं, प्रारंभ। लेकिन गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ, लॉर्ड वेलिंगटन पूना के यरवदा जेल में डाल देता है। और इसी बीच 16 अगस्त 1932 को कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड दलितों को पृथक निर्वाचन देने के संबंध में जो घोषणा करता है